तो पंजाब विधानसभा चुनाव जो बेहद दिलचस्प चुनाव इस बार कहा जा रहा है, इसमें जनता ने तमाम उम्मीदवारों की, तमाम पार्टियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद कर दी है। बंपर वोटिंग हुई है। पंजाब की जो जनता है वो किसे इस बार अपना सरदार बनाएगी या किसे सत्ता पर काबिज करेगी, 11 मार्च को साफ होगा। लेकिन जो ईवीएम में नतीजे कैद हुए हैं या जनता का किस तरीके का जो रुझान है, जो तमाम मुद्दे हैं, उसे किस तरीके से जनता ने लिया है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार यहां पर बने हुए हैं। अनिल जी, वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो थर्ड फैक्टर सामने आ रहा है आम आदमी पार्टी का, वो इसे बेहद इंपॉर्टेंट बना रहा है, क्योंकि एक अल्टरनेट तरीके से अब तक जो है विधानसभा चुनाव में जो सरकारें हैं, अकाली की हो या कांग्रेस की हो, वो आती रही है। लेकिन ये 1966 के बाद ये चेंज आया, 2012 में ये जो है चेंज आया है। इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो अकाली का, अगर हम यहां पर कहें जो ट्रेडिशनल है, या वो कहें जो इस बार कुछ चेंज होगा, जो रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि कांग्रेस का हमने स्टेबिलिटी देखी है वोटिंग परसेंटेज में, वो किसकी ओर झुकाव नजर आता है आपको? देखिए, ये तो कहना इसमें इतना आसान नहीं है कि वो झुकाव, क्योंकि हो सकता है कि उसमें जो नए यंग वोटर्स आए हैं उन वोटर्स का झुकाव आपकी तरफ जाए, जो पुराने वोट हैं उनके झुकाव कांग्रेस की तरफ जाए। लेकिन पिछली बार कांग्रेस इतने कम परसेंटेज से हारी थी कि अगर 3 या 4% कांग्रेस को वोट और मिल जाती और 3 या 4 अकाली दल और बीजेपी कंबाइन की कम हो जाती तो कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी जी। वो इलेक्शन कोई ऐसा नहीं कि वो स्वीप करा उन्होंने अकाली दल ने। तो इस दौरान देखते हुए जो कांग्रेस के लिए जो प्लस फैक्टर है वो ये कि कांग्रेस इस बार अमरिंदर के नेतृत्व में केंद्रीय हाईकमांड का उनका इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं रहा, और उन्होंने कई चीज़ों में एक फैमिली में एक ही आदमी को जो टिकट देके मान एक मिसाल पैदा करी है जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, कि भाई ये सब अपनी स्टेट के ही सब लोग हैं, स्टेट के ही नेता हैं और स्टेट में एक फैमिली से एक रहेगा। तो इस वजह से कांग्रेस को कई एडवांटेज हैं। और जो अंदरूनी जो कांग्रेसियों में अक्सर लड़ाई होती थी जिसकी वजह से कांग्रेस को कुछ परसेंटेज कम मिलता था, वो इस बार बहुत कम है तो हर जगह और हर पार्टी के अंदर है, लेकिन कांग्रेस में वो बहुत कम है। तो ये लगता है कि कांग्रेस को भी एडवांटेज मिलेगा। शब्बुराज जी, अगर देखें हम थोड़ा रीजन वाइज अगर इस पर बात करें, चाहे हम दोआब की बात करें, माझा की बात करें, मालवा की बात करें, एक डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? देखिए, मालवा में आपकी स्थिति ठीक ठाक है, तो आम आदमी पार्टी को अगर सीटें मैक्सिमम जो मिलेंगी वो मालवा अंचल से मिलेगी। अब वो सरकार जीत बना पाती है नहीं बना पाती, सब कुछ मालवा पे डिपेंड करेगा कि मालवा से कितनी सीटें ले आती है। माझा और दोआब में उसकी स्थिति अपेक्षाकृत कमज़ोर रहेगी। पर एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो रीजनल पार्टी होती है, जैसे अकाली वहाँ एक रीजनल पार्टी है जी, उनके पास 20-22% वोट तो होता ही है। वो बनी इसी बिना पे है कि 20-22% उनका सॉलिड वोट है। जैसे यूपी में जब भी सब कुछ हारने के बाद भी मायावती को लोकसभा चुनाव में 25% वोट तो मिला ही था, सीट एक नहीं मिली लेकिन 25% वोट मिला। इसका मतलब 22-23% वोट तो हर रीजनल पार्टी का होता ही है। पिछली बार जब कांग्रेस हारी है 2012 के चुनाव में, तो भी उसका इतना कम अंतर था कि बस कुछ ही परसेंट से इधर उधर हो जाता। तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी भी है, लेकिन वहां पे अमरिंदर के नेतृत्व में वो एक तरह से एक बिल्कुल रीजनल पार्टी जैसा बिहेव करने लगती है। जैसा अभी अनिल जी ने कहा कि उन्होंने किसी परिवार किसी आदमी को सख्ती से मना कर दिया, नहीं टिकट नहीं दिया जाएगा, इसका भी एक असर पड़ेगा। स्वयं शायद अमरिंदर की पत्नी भी चुनाव नहीं लड़ रही, महारानी, बेटा भी नहीं लड़ रहा। इन सब चीज़ों का असर पड़ता है, ये एक मैसेज जाता है। तो एक तो चाहे जितना बीजेपी उनको अकाली बीजेपी गठबंधन को कम वोट मिले, लेकिन उनका ट्रेडिशनल वोट जो है 20-22% वो उनको जाएगा और इसी 67% जो वोटिंग हुई है इसी में से जाएगा, यानी ये तो पहले ही माइनस कर दिया जाए। उसके बाद बंटवारा होगा कांग्रेस में। कांग्रेस का इतना वोट तो है ही, इसके अलावा उसे जो इस बार एक नए उभार में जो वोट मिलेगा वो, जब तीसरा वोट बचता है वो फिर आपको और अन्य दलों को मिलता है। तीसरे वोट में एक वहाँ दलित जो वोट्स हैं, दलित कार्ड खेला भी गया, 31% है। इसी 31% में आप भी खेल रही है, कांग्रेस भी खेल रही है। जो हालात हैं उससे मुझे लगता नहीं है कि दलित वोट जो है वो बीजेपी या अकाली गठबंधन को जाएगा। वो या तो कांग्रेस में बटेगा या तो आप में बटेगा। कुछ बहुत बसपा भी 5-7% काट ले गई इधर, परसों में आपके सर्वे में बताया गया था। अब ये सारा खेल जो है दलित वोटों का है, इसीलिए शायद डेरा सच्चा सौदा ने बिल्कुल आखिरी समय पे
बीजेपी अकाली गठबंधन के लिए अपील भी की। पर अभी अनिल जी ने बताया था कि डेरा सच्चा सौदा का जो असर वो है, हेडक्वार्टर वो सिरसा में है, हरियाणा में उनका असर ज़्यादा है, उतना पंजाब में नहीं है। दूसरे बहुत सारे उनके जो संगठन हैं उनका तो असर है दलितों के, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के ज़्यादातर अनुयायी तो दलित ही हैं, उन पर शायद उनका पंजाब में उतना असर नहीं है। इसे वो दलित वोट जो है जो बढ़ता था वो हो सकता है कंसोलिडेट होकर के आपको चला जाए। यहाँ पर राजकुमार जी, अगर ये जो दलित वोट की बात हो रही है, अगर ये अकाली दल की तरफ शिफ्ट नहीं होता है, भले ही डेरा सपोर्ट कर रहा हो, जिसमें कहा जाता है कि हुड नजर आता है पंजाब में कम से कम, और एक जिस तरीके से कि अगर कहा गया है तो वोटर जो है शिफ्ट नहीं होता है, अमूमन जनता अब काफी ज्यादा जागरूक भी हुई है, किस तरीके से उसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कौन उनके ज्यादा करीब है, इन तमाम चीजों का फर्क पड़ता है। तो ये जो दलित वोट है, और तीनों फैक्टर्स में या तीनों रीजंस को अगर हम डिवाइड करें, कैसे इफेक्ट डालेगा? देखिए, जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि देश में सबसे ज़्यादा 31% दलित वोट अगर कहीं है तो पंजाब में है। पंजाब में। और आप वो देखिए कि वो कभी भी एक मुश्त वोट नहीं डालता है। यही वजह है कि पंजाब में कोई दलित नेता उस तरह से आज तक नहीं उभरा। ठीक है। तो एक तो ये मान के चलिए कि एक मुश्त वोट नहीं डालता, और उसमें भी कई सब सेक्शंस है। दलित में भी कई अंतरधाराएं हैं, वो अलग अलग धारा पे चलते हैं। तो डेरा का बिल्कुल असर नहीं होगा, ये मानना भी थोड़ा सा स्थिति का ज्यादा सरलीकरण करना होगा। असर तो होता है, अगर असर नहीं होता तो राजनेताओं में होड़ नहीं मचती उनके ड्योढ़ी पे से झुकाने की जी। अगर वहां जा रहे हैं, दंडवत हो रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, तो उनका असर तो है, लेकिन वो असर कितना होगा और वो असर वोटों में कितना कन्वर्ट होता है, ये देखना पड़ेगा। दूसरा, ट्रेडिशनल वोट दलित कांग्रेस को भी मिलता रहा है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को नहीं मिला जी। लेकिन बीएसपी का कार्ड जिस तरह से खेला गया है आखिरी क्षणों में, शुरू में बीएसपी की कोई मंशा इस तरह की नहीं थी कि इस जोरदार तरीके से चुनाव लड़े, तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं दूसरा समीकरण है जो कांग्रेस को डेंट करना चाहता है कि कांग्रेस को पूरा ज्यादा वोट दलितों का ना मिले। वो कितना कामयाब होते हैं उस पर डिपेंड करेगा, और आप दलित वोट पर आपकी भी दावेदारी बहुत ज्यादा है। तो मेरा मानना यह है कि जो अकाली बीजेपी को मिलेगा वो थोड़ा बहुत जो मिलना है डेरे की बदौलत भले मिले, ज्यादातर दलित वोट का डिवीजन आप में और कांग्रेस में होगा। इनमें किसका शेयर मेजर होता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमें और देखनी चाहिए कि पिछले चुनाव में कांग्रेस बहुत कम अंतर से पीछे रह गई थी और चुनाव हार गई थी, जबकि मालवा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद कांग्रेस के वोटों में कम होने का कोई कारण हमें नजर नहीं आता। उसमें नवजोत सिंह सिद्धू ऐड हुए हैं, उनकी अपनी एक अपील है, चाहे युवा में हो, शहरों तक हो, पहली बात। दूसरा, प्रकाश सिंह बादल का जो परिवार है, उस परिवार में अगर रिश्तेदारों को भी शामिल कर लें तो एक बहुत बड़ा विभाजन हुआ पिछले कार्यकाल में, जब मनप्रीत सिंह बादल जो उनके भतीजे हैं और उनकी बहुत अच्छी छवि है, मैं ये सर्टिफिकेट देने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन पढ़े लिखे समझदार आदमी की छवि है, वित्त मंत्री वो राज्य के रहे हैं, वो भी पार्टी छोड़ के गए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और आखिरकार चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के वोट ऐड होने चाहिए। समस्या सिर्फ खड़ी होती है आपको लेकर के कि आप एकदम अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है, जैसे आप कहते हैं किसी नए खिलाड़ी को टीम में उतार दें, उसकी बॉलिंग का आपको पता नहीं है, लाइन और लेंथ का पता नहीं है, तो ये जो ब्लाइंड गेम खेल रहे हैं वो देखना पड़ेगा। और आपको एक सपोर्ट और मिला है जिसका इशारा थोड़ा सा अनिल जी ने किया, पंजाब में लेफ्ट मूवमेंट का असर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन पॉकेट्स रही हैं सीपीएम सीपीआई के, वहां से एमएलए भी जीते हैं, वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, और सुरजीत वहां से रहे हैं, और भी एक दो रीजनल बाबा सोहन सिंह भकना बहुत अच्छे बड़े नेता रहे हैं, बहुत अच्छा हाँ, पॉकेट्स में उनका बहुत अच्छा असर रहा है, एमएलए उनके जीतते आते रहे। और नक्सलाइट मूवमेंट के भी सिंपैथाइजर्स वहां पे जरूर रहे, अब भी हैं। ये सारे लोग कहीं ना कहीं, इसको हम एनालाइज करने की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े हैं। और एनआरआई बहुत बड़ा फैक्टर है पंजाब की राजनीति में, वोटों के नजरिए से ना हो, फंडिंग के नजरिए से भी है, तो उनका सपोर्ट भी आपके साथ है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल जो प्लेयर है, ये जो अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है जी, तो वो सवाल की सरप्राइजिंग लगता है, फिर इस पर हम एक स्टार लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ वो कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अर्बन एरियाज में कांग्रेस के साथ साथ अकाली दल को भी डेंट कर रहा है, युवा वर्ग उनके प्रति आकर्षित है, नशा बहुत बड़ा मुद्दा है वहां। और बड़ी विचित्र स्थिति है कि सबसे पहले नशे का सवाल उठाया पंजाब में राहुल गांधी ने जी,
लेकिन चुनाव में सबसे ज्यादा उसको इनकेस कराते हुए अगर कोई दिख रहा है तो आम आदमी पार्टी है। अच्छा, दूसरी जो बात कर रहे थे वोट के डिवीजन की, आम आदमी पार्टी बीजेपी को भी डेंट करेगी। नहीं भूलना चाहिए कि अर्बन यूथ में उसकी अपील कुछ ज्यादा है और बीजेपी बेसिकली अर्बन एरियाज तक, तो अकाली बीजेपी दोनों को भी डेंट कर रही है, कांग्रेस को भी डेंट कर रही है। कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि जो सिंहासन उसको बहुत आसान और सामने सजा हुआ नजर आ रहा था, उसमें आप रोड़ा बनकर उभरी है। तो आपके परफॉर्मेंस से कांग्रेस की गति तय होनी है। अकाली बीजेपी सत्ता की फाइट में कहीं नहीं है। और ये जो मुद्दों पे अगर मतदान किया, जैसे मैंने आपको 2-3 चीजें कही, पहले भी हमने बात की, लेफ्टिस्ट, नक्सलाइट और थोड़ा सा खाड़कू एलिमेंट भी जिसको कह लें, जो पंजाब में बहुत विजिबल नहीं है लेकिन पूरी तरह खत्म हो गया हो ऐसा नहीं है। उसको कहीं ना कहीं विदेशों में बैठे हुए लोग, आतंकवादी, हाँ, थोड़ा उसको कहीं ना कहीं पुश करते रहते हैं। तो अगर इन मुद्दों पर पंजाब का जो संजीदा वोटर है, मैं फिर कह रहा हूं, जो ट्रेडिशनल वोटर है वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। जो परिपक्व वोटर है, अगर वो मुद्दों पर मतदान करेगा तो आपको युवाओं के समर्थन के बावजूद, एनआरआई के समर्थन के बावजूद और लेफ्टिस्ट के सपोर्ट और सिंपैथी के बावजूद कांग्रेस को टक्कर देना आसान नहीं है। लेकिन अगर दे पाए तो खतरा यह नहीं है कि कांग्रेस उसमें सत्ता में आएगी कि नहीं आई। सिंगल लार्जेस्ट आज भी कांग्रेस होती हुई नजर आ रही है हमको बुरे से बुरे हालत में, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा का खतरा जो मंडरा रहा है वो पंजाब का वोटर कहीं नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी चिंता पंजाब में परिवर्तन की है। पंजाब कभी इस देश के अग्रणी राज्यों में रहा है, संपन्न राज्यों में रहा है। आज आपको ताज्जुब होगा कि उसकी दशा, चाहे सामाजिक दृष्टि से देख ले, आर्थिक दृष्टि से देख ले, रोजगार की दृष्टि से देख ले, शिक्षा की दृष्टि से देख ले, कानून व्यवस्था की दृष्टि से देख ले, जो देश के सो कॉल्ड बीमारू राज्य हैं उनके आसपास नजर आती है। और ये पंजाब की जो होती है ना पंजाबियत की पंजाबियत, ये उनको बड़ी खतरे में नजर आती है, बड़ी चिंता है उनको। और अगर मुद्दों पर मतदान होता है तो आप तय मान लीजिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का रास्ता लगभग साफ है। हालांकि कांग्रेस ने उनके साथ अच्छा इसलिए नहीं किया, जो काम उनको 2 महीने पहले कर देना चाहिए था वो आप 1 हफ्ते पहले कर रहे हैं। आपके पास अमरिंदर से बड़ा कोई नेता है ही नहीं। ठीक है, आपकी पसंद हो या मजबूरी हो, अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे अनुभवी नेता हैं और शायद उनकी एक्सेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। अनिल जी, ये जो तीनों सेक्टर्स की बात करी या तीनों रीजंस की हमने बात करी है, दोआब के हिसाब से माझा की या फिर हम बात करें मालवा की, और ये जो एक्सेप्टेंस की बात है, एक ये जो देरी की बात है, क्योंकि जो दिल्ली के अंदर हमने देखा है कि हॉट सीट बना दिया गया, बड़े नेता जो हैं एक ही सीट पर नजर आ रहे थे चुनाव लड़ते हुए, वैसे ही कुछ जो नए एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमें पंजाब में भी दिख रहे हैं। देखिए, मैं इससे पहले आपको एक बात बतलाऊं कि दलित कार्ड की जो आपने बात करी, दलित सबसे ज्यादा वहाँ है, लेकिन दलित हरियाणा और पंजाब का सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, आर्थिक तौर पर नहीं है जी। आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो शेड्यूल कास्ट ऑफिसर्स हैं उनमें से 80% से ज़्यादा जो हैं उनका होम टाउन हरियाणा या पंजाब है। उन्हें कोई नहीं रोक रहा। कोई दलित वहाँ उत्पीड़न की बहुत कम घटनाएं होती है, कोई इक्की दुक्की घटनाएं होती हैं। तो दलित को हम सिर्फ वोटर के लिहाज से दलित मान रहे हैं, शेड्यूल कास्ट उसको मान के चलते हैं, पर लेकिन दलित वोट एक सूत्र। और बीएसपी का जहाँ तक राजकुमार जी ने कहा, बीएसपी मास्टर कांसीराम जो हैं वो पंजाब से आए और सबसे पहला बीएसपी का लोकसभा का सदस्य पंजाब से आया था। लेकिन उनकी पैठ इसलिए नहीं बन पाई कि वो आर्थिक तौर पे ही से नहीं पिछड़े हुए वहाँ के लोग। अब आपने जो माझा और इस सब की बात कही, तो उसके अंदर तो मुझे लगता है कि ये जो फैक्टर राजकुमार जी ने एक एक फैक्टर बड़ी खूबसूरती से इसको एनालाइज किया है कि उसमें आज की डेट में भी आपके साथ जो प्लस पॉइंट था वो धीरे धीरे पंजाब की जनता ये किसी सूरत में नहीं चाहेगी कि यहाँ आतंकवाद का जोर दोबारा से उसका सिर उभरे। इसलिए आपको नुकसान हो सकता है। दूसरे, आप में जिस तरह से मैंने बतलाया कि 5 जर्नलिस्टों को वहाँ टिकट दिए हैं और इस तरह से आपने जो बाहर के लोग भी वहाँ ले जाके जो संजय सिंह और दुर्गेश को इंचार्ज बनाया था, उसके बाद में फिर आपने फेस दिखाना चाहा। आप जर्नल सिंह को दिल्ली से इंपोर्ट करके लेके गए। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम जो है ये बंद करिए। और वहाँ तो अब ये धीरे धीरे पिछले 30-35 साल में हुआ, वरना आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि भाजपा का लुधियाने या जलंधर शहर से एक सदस्य जो था विधानसभा में, वो थे विश्वनाथन।
साउथ इंडियन थे, यहीं आके रहे और यहीं से वो बीजेपी के सिंबल पे वो चुनाव जीत के आए। तो पंजाब की जनता में इस बात पर कोई डिफरेंस नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब लोगों ने या और भी जिस बहस के अंदर ये कहीं सवाल लिया कि हिंदू किधर वोट कर रहे हैं और सिख किधर वोट कर रहे हैं। पंजाबी पंजाबी है, चाहे वो हिंदू हो या वो सिख हो। ठीक है। अगर मैं हॉट सीट की बात यहाँ पर कर रहा था शंभुनाथ जी, जो एक सीट पर ही बड़े जो चेहरे हैं वो नजर आ रहे हैं। अगर मैं लंबी सीट की अगर यहाँ पर बात करूँ, जैसे मुख्यमंत्री बादल जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, एक तरफ अमरिंदर सिंह जो हैं वो भी वहाँ पर आ गए, दूसरी तरफ जर्नैल सिंह जो हैं वो पहुँच रहे हैं। ये जो नया कम से कम ये सिचुएशन हमने दिल्ली में देखी है, तो किस तरीके से पूरा उलटफेर होता है, वो जो चीज़ें हैं वो पंजाब की जनता भी करेगी। देखिए, जब आंधी होती है तब फिर कहीं की जनता कर सकती है। 1984 में हेमुद्दीन बहुगुणा चुनाव लड़े इलाहाबाद से, एक नया चेहरा आ गया अमिताभ बच्चन और हरा गया उनको जी। तो जब आंधी होती है तो कुछ भी कहा जा सकता है। इस समय पंजाब में जो लग रहा है वो बदलाव की आंधी है, क्योंकि 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है। पंजाब बीजेपी अकाली गठबंधन ने 10 साल वहां राज किया है, तो लोगों को लगता है। और इस 10 साल में जो सबसे ज्यादा समस्याएं, इन्हीं 10 साल का नतीजा है जो अभी राजकुमार जी ने बताया कि पंजाब बीमारू स्टेट के आसपास आ गया है। जो पंजाब देश में हरित क्रांति का जनक माना गया है, जिस पंजाब की जो सकल आमदनी या प्रति व्यक्ति आमदनी इतनी ज्यादा होती थी कि बाकी के लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, वो पंजाब एकदम पीछे खिसकता जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो वजह है, उसकी बहुत सारी वजह। उनमें एक नशेबाजी भी है, जो नशाखोरी की लत पड़ी है। उनमें एक वजह है कि पंजाब का किसान इतनी ज्यादा खाद या पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता है कि पूरा पंजाब कैंसर की चपेट में आ गया है। यानी पंजाब जो आमतौर पे जो पंजाब के किसान लंबे चौड़े लगते थे, उनकी एक छवि बनी हुई थी, वो छवि नष्ट हुई है। और इस नष्ट होने की जो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी वो कहीं ना कहीं बीजेपी अकाली गठबंधन के 10 साल के राज में ज़्यादा दिखाई पड़ती है, क्योंकि नशे का सारा जो पहले से भी चल रहा होगा, लेकिन जो विस्फोट हुआ है इसी दौरान हुआ है। और मजे की बात अभी राजकुमार जी ने कही थी कि राहुल गांधी ने मुद्दा सबसे पहले उठाया था और आप इसी पे लग गई, तो बात एकदम सही है। पंजाब में एक बात और याद रखनी चाहिए, और अच्छी बातें कही गई अभी, कि लेफ्ट का एक बड़ा लंबा सिलसिला चला आ रहा है। वो सिलसिला कोई आज का नहीं है, 100 साल पुराना मानिए आप। 1910 में मूवमेंट हुआ था पंजाब में, जिस गदर पार्टी बनी थी। उसके बाद आप भगत सिंह का मूवमेंट भी आप उसी से जोड़िए। ये लगातार एक धारा चली आई है जो कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारियों की धारा है। पंजाब में कुछ बदलाव की चेहरा है। सीपीएम तो वहाँ रही, सीपीआई भी रही, इसके अलावा अल्ट्रा लेफ्ट, यानी ये देखिए ना, जब सीपीआई मिलकर नक्सलियों का मूवमेंट हुआ है 71 के आसपास, तो पंजाब बिल्कुल उर्वर भूमि था उसके लिए। यानी एक तरफ इतनी, यही दो चीजें देखिए बड़ी विरोधाभास वाली चीजें, एक तरफ इतनी उर्वर भूमि, हर आदमी खुशहाल है, वहाँ का दलित भी यहाँ के यूपी के दलित की तरह उत्पीड़ित नहीं है। यानी वेस्टर्न यूपी में भी दलित दलित ही है, जो बिल्कुल हरियाणा पंजाब से सटा हुआ है, लेकिन हरियाणा पंजाब में दलित दलित नहीं है। वहाँ उसकी, अब मीडिया में बहुत सारी चीजें खबरें आती हैं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन उनकी जो आर्थिक हैसियत है वो ठीक ठाक है। और ये बिल्कुल सही है कि यूपी में जितने दलित काडर के आईएएस आते हैं, यूपी या बिहार में भी, वो ज्यादातर पंजाब के आते हैं। नहीं, यूपी का अपने, जिनका यूपी होम टाउन हो, होम स्टेट हो, ऐसे बहुत कम लोग आईएएस बन पाते हैं। तो कोई वजह तो है, यानी दलितों को वहां पढ़ने लिखने और सामाजिक दूसरे दायरे में भाग लेने की पूरी छूट थी। तो ये सब चीजों को छूट है। इन सब चीजों के अलग हट के देखा जाए तो पंजाब में जो इधर बीमारू स्टेट की तरह गरीबी आई है, उसकी वजह कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है, बल्कि जो आधुनिक भेदभाव है, नशाखोरी, पेस्टिसाइड्स, खाद, ये सब चीजें बहुत सारी। दूसरे जो वहाँ एक किसानों और अड़तियों के बीच में जो एक बंटवारा हुआ है, और खुद बीजेपी अकाली गठबंधन के खासकर अकाली वहाँ अड़तियों का रोल कर रहे हैं। सारे व्यापार पे उनका कब्जा है। नशे का कारोबार होगा तो उनके पास होगा, केबल का कारोबार होगा तो उनके पास होगा, जो भी कारोबार आड़ती होंगे तो वो होंगे। तो इन सब चीजों से एक अकालियों प्रति मन में, किसानों के मन में गुस्सा, नेगेटिविटी आ गई है, नेगेटिविटी, और वो गुस्सा कहीं ना कहीं उसको आप पार्टी भुनाने की कोशिश में है। पर आप कुछ भी हो, एक तो आपका दिल्ली में बहुत सारा लोगों ने देखा कि 4 साल जो 2014 के बाद से आप कैसे बदली है, आपका एकमात्र निशाना यानी दिल्ली में कुछ सुधार करने के बजाय उनका निशाना कुछ और ही हो गया है। तो आपका जो बहुत सारी पोल भी खुली है, उसका असर भी पंजाब में दिखाई पड़ेगा। यानी लोकसभा वाली सिचुएशंस नहीं है, कम से कम आम आदमी पार्टी के लिए वो तो तमाम चीजें बदल गई। तो लड़ाई कांग्रेस पे। राजकुमार जी, ये जो सीट वाली सिचुएशंस हैं, ये पंजाब में क्या रिएक्ट करेंगी? मतलब क्या, जैसे शंभुनाथ जी ने कहा कि अगर आंधी आई है तो बादल भी उड़ सकते हैं और सिचुएशन जो है कुछ भी हो सकती है। देखिए, बादल बरसेंगे कि उड़ेंगे ये तो 11 मार्च को पता चलेगा, लेकिन आप इसको एक दूसरे नजरिए से भी देखिए।
कांग्रेस ने जो आमतौर पर शायद इस तरह की रणनीति 84 की चर्चा आ गई, उस समय राजीव गांधी ने की थी, जो बड़े बड़े दिग्गज थे उनको उनके घरों में ही फंसा दिया था। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो कांग्रेस ने इस बार प्रकाश सिंह बादल को लंबे में फंसा दिया, कैप्टन अमरिंदर उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। सुखबीर बादल के खिलाफ जलालाबाद में रवनीत बिट्टू लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के बड़े अच्छे युवा नेताओं में माने जाते हैं, सांसद भी रहे। तो ये एक स्ट्रेटेजी भी है। उसका फायदा ये होगा कि वो उखड़े या न उखड़े, लेकिन वहां उनको समय देना पड़ेगा। प्रकाश सिंह बादल वो शायद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी जाते भी नहीं होंगे, चुनाव प्रचार के लिए तो नहीं जाते होंगे, अब उनको वहां जाना भी पड़ा, रहना भी पड़ा, लोगों से मिलना भी पड़ा। यही मजबूरी कहीं ना कहीं सुखबीर बादल के साथ भी आ गई। तो ये इसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी रहता है। और हॉट सीट तो रहती है, अब ज्यादा हॉट हो गई। प्रकाश सिंह बादल की लंबी सीट शायद मीडिया के लिए उतना अट्रैक्शन का पॉइंट नहीं होती, तो बादल मतलब जीतना ही जीतना है। लेकिन अमरिंदर पहुंच गए, जनरल सिंह, ठीक है, वो कंट्रोवर्सी वाली वैल्यू है, आपका अब एक टैग है, उनके साथ दूसरी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं सिख दंगों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं हॉट सीट का दर्जा उसको मिल गया। वही जलालाबाद का हाल है। और पटियाला में जहां आप कल्पना नहीं कर सकते कि अमरिंदर को कोई चैलेंज होगा, महाराजा माने जाते हैं, वहां के राज परिवार के हैं, वहां पूर्व सेना प्रमुख जे सिंह को उतार के अकाली दल ने उसको भी इंटरेस्टिंग हॉट सीट बना दिया है। तो इसका एक अलग पॉइंट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कैप्टन को भी समय देना पड़ रहा है पटियाला में। यानी जो उनके परिवार को छोड़ी, उनकी तीसरी पीढ़ी जो उनके बेटे की बेटी है, हमने उनको भी चुनाव प्रचार करते हुए देखा। तो हॉट सीट का एक अट्रैक्शन भी है और एक स्ट्रेटेजिक यूज भी है। 72% का जो आंकड़ा है चुनाव का, जो इस बार वोटिंग हो रहा है, वो 72% तक जा रहा है, अगर अनिल जी हम बात करें। और इनके बीच में बड़े दिग्गजों का, जिस तरीके से यहाँ पर राजकुमार जी ने कहा कि आना पड़ेगा अगर आपको अपनी अब सीट बचानी है इन सिचुएशंस में, जब थर्ड फैक्टर भी है और साथ ही साथ बड़े चेहरे एक सीट पर एक सीट को हॉट बना रहे, तो यानी आपको उतरना पड़ेगा। ये जो सिचुएशंस हैं, ये इसमें स्ट्रेंथ क्या नजर आती है पार्टियों के लिहाज से? अगर देखें कौन सी पार्टी जो है अपनी स्ट्रेंथ जो है वोटर्स तक पहुंचाने में कामयाब हुई है अब तक? चुनाव प्रचार भी आपने देखा, वोटर्स जो हैं किस तरीके से अपनी बयान दे रहे थे, या उनकी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी हमने लगातार सुनवाई हैं। और अब जो इसके बाद आंकड़े सामने आए थे, जो तमाम जो प्री पोल हुए हैं, उनमें जिस तरीके के आंकड़े दिखे थे। देखिए, ये जो राजकुमार जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि बिट्टू आज भी लोकसभा के सदस्य हैं और चाहे कम वोटों से जीते, उस हालात में जबकि पंजाब में आपकी आंधी बह रही थी। बिट्टू बेंच सिंह के पोते हैं। बेंच सिंह जिन्होंने पंजाब में कांग्रेस का झंडा कभी नहीं छोड़ा और आतंकवाद खत्म होने के बाद में पंजाब को एक नए रास्ते पे लाने की बात करी, उसका फायदा बिट्टू को मिला। बिट्टू पिछली बार लुधियाने से जीत के आए, जो कि उनका क्षेत्र नहीं था, और उनके खिलाफ जो है फुल्का, जो इतने मजबूत, जिसने 84 रॉयट्स के वकील के नाते बहुत काम किया, उनके मुकाबले एक मजबूत कैंडिडेट था, लेकिन बिट्टू फिर भी जीत के आए। तो बेंच सिंह के लिए जो एक संपैथी है, लोगों के दिल में जो एक दर्द है कि बेंच सिंह ने हमारे पंजाब के लिए इतना काम किया, ये तो हॉट सीट का राजकुमार जी ने सही कहा कि ये तो स्ट्रेटेजी होती है कि भाई इन्हें इनकी सीटों पर लड़ा दो। मैं एक बात यहाँ आपसे और कहना चाहूँगा, एक पंजाब का हमेशा एक मुद्दा रहा है जो इस बार शुरू हुआ था लेकिन आया नहीं, वो है SYL कैनाल जी, सतलज यमुना कैनाल। ये हुआ था कि पंजाब से पानी हरियाणा के अंदर जाएगा, ठीक है, हरियाणा ने अपने हिस्से की कैनाल बना ली। अमरिंदर सिंह ने पिछली बार 10 साल पहले जब चुनाव वो थे, वहाँ के मतलब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते, SYL को, हम पानी नहीं देंगे। अब फिर इस चुनाव से पहले ये कांग्रेस ने भी कहा कि हम SYL में पानी नहीं देंगे, और पंजाब विधानसभा ने मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हुए भी ये कहा SYL में पानी देंगे। आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि SYL का पानी तो दिल्ली भी आना है। आप कभी उसमें ट्रेंड कुछ कहता था, कुछ कहता था। मेरी समझ में नहीं आया कि ये मसला रुक कैसे गया, क्योंकि आप इस मसले पे क्लियर नहीं था। और SYL कैनाल वहाँ के लोगों के लिए ये समझा दिया गया कि अगर यहाँ से पानी चला गया तो पंजाब की धरती को बहुत नुकसान होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक, शोभना जी, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, मैं छोटे छोटे कमेंट्स आपसे यहाँ पर लेना चाहूँगा। कंक्लूड कर दीजिए इसे कि हमने तमाम जो है प्रीपोल्स भी देख लिए हैं, हमने जनता का जो रिएक्शंस हैं कम से कम वो देख लिए हैं। 11 मार्च को क्या उम्मीद करेंगे? देखिए 72% अब हो गया, जैसा कि आपने बताया।
इट मीन्स कि अभी बढ़ रहा है, हो सकता है 75 तक पहुंच जाए, जी। कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसकी एक जो मुझे नजर आती संभावना कि आप पार्टी लड़ रही है, जी। जब लड़ रही है तो जाहिर है वोट तीनों में बटेगा, जी। पर पिछले कई बार जो परंपरागत धारणाएं होती टूटती भी हैं। हम पिछले कई वर्षों से पैटर्न देख रहे हैं कि जनता कहीं भी हंग असेंबली या हंग पार्लियामेंट जैसी चीजें नहीं दे रही है। तो वो झुकाव हो सकता है एक ही पार्टी तरफ जाए। अब वो पार्टी कौन होगी ये तो 11 मार्च बताएगा। चल यहाँ पर राजकुमार जी आपका रिएक्शन क्या, हम उम्मीद करें कम से कम एक क्लियर मैंडेट जो है वो हमें नजर आ सकता है? देखिए, दो चीजें बहुत तय हैं। एक, पंजाब परिवर्तन के लिए वोट दे रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये वोट मुद्दों पे हुआ, आपने बेहतर पंजाब बनाने के लिए सोच समझ के मतदान किया, अनुभव पर दांव लगाया, तो कांग्रेस और अमरिंदर सिंह की जीत तय है। लेकिन अगर आप हवा में उड़े, जैसे कि दिल्ली में मतदाताओं ने तय कर लिया कि हमको इस तरह से बदलाव करना है कि सब कुछ ध्वस्त करके एक नई संरचना करनी है, तो आपने पुराने दलों को साफ करते हुए आपको ले आए। लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब जिस तरह के हालात से गुजरा है, दिल्ली ने वो हालात नहीं देखे कभी। पंजाब आतंकवाद के लंबे दौर से गुजरा है, 10 साल से कई तरह की और समस्याएं देख रहा है। तो पंजाब कहीं ना कहीं सेफ खेलना चाहेगा, और जो परंपरागत राजनीति है जिसमें चीजों को सुलझाने की, उनसे निकलने की, आगे का रास्ता तैयार करने का मादा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मैं मान के चल रहा हूं कि आज की तारीख में रेस में अगर नंबर 1 पे कांग्रेस है तो आप उसके पीछे है। फैसला इससे होगा कि इन दोनों के बीच का फासला कितना है। उम्मीद क्या करेंगे इस बार जो रिजल्ट आए उसमें हंग असेंबली हो सकती है या क्लियर मैंडेट की उम्मीद करते हैं? मैं प्रे करूंगा कि हंग असेंबली तो हरगिज ना हो। और जैसा ट्रेंड हम लोग लगातार देख रहे हैं, इस देश का मतदाता लगातार परिपक्व होता गया है, हर बार सरकार बदलने की प्रवृत्ति भी छोड़ दी है, और हंग असेंबली की प्रवृत्ति हमने बिहार में देखा है, बाकी जगह भी देखा। तो मुझे लगता है कि मैंडेट क्लियर होगा, भले ही वो 1 या 2 सीट का मार्जिन हो, ज्यादा ना हो, लेकिन मैंडेट क्लियर मिलेगा। एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगा, जो अनिल जी ने कही थी, अगर समय हो तो। जी जी बिल्कुल। SYL की बात, ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि जिसको पंजाब के राजनेता जीवन रेखा बताते हैं पंजाब के लिए, हरियाणा के राजनेता जीवन रेखा बताते हैं हरियाणा के लिए, उसकी सुध सिर्फ और सिर्फ चुनावों के वक्त आती है। और लेकिन अगर वो मुद्दा होता पंजाब की जनता के बीच, तो 2007 में अमरिंदर सिंह चुनाव नहीं आते, जिन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके तमाम अंतर्राज्यीय जल समझौते रद्द कर दिए थे। और बादल भी आज सत्ता की दौड़ से बाहर नजर नहीं आते अगर SYL जैसे भावनात्मक मुद्दों पर वोटों को भुलाया जा सकता। और अगर भावनात्मक मुद्दा नहीं चलेगा, सुमित वही बात आ गई, अगर भावनात्मक मुद्दा SYL का भी नहीं चला तो आप तो लड़ही भावनात्मक मुद्दे पर रही है। कितनी दूर तक जाएगी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये कितनी दूर तक जाएगी ये देखना होगा। और तमाम मसले जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उठाए हैं, वो जनता को कितना इन्फ्लुएंस करेंगे। 11 मार्च को जब रिजल्ट आएंगे उसमें जनता ने किसे ज्यादा अपना प्यार दिया है, अपनी वोट दी है, वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले 5 साल में पंजाब किस ओर बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पंजाब विधानसभा चुनाव में रिजल्ट 11 मार्च को, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी, और क्या कुछ जनता ने डिसाइड किया है, पंजाब ने क्या डिसाइड किया है, ये आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी।